तो हेलो दोस्तों, दिस साइड प्रवीण वाली फ्रॉम DSA क्लासेस उदयपुर। आज हम क्लास 10 की साइंस चालू करने वाले हैं। ठीक, क्लास साइंस चालू करने वाले उसमें है सबसे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, क्या होती है केमिकल रिएक्शन, क्या होती है केमिकल इक्वेशन। अगर इस चैप्टर में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी क्वेरी आ रही है कि हाँ ये समझ में नहीं आ रहा, ये सर ने पढ़ाया था, ऐसा होता है क्या, तो इसके लिए हमने ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। ठीक है, आप इस पे आगे क्वेरी पूछ सकते हैं, आपकी बेझिझक पूछिएगा, कोई टेंशन मत लीजिएगा, हम हमेशा 24 आवर्स अवेलेबल रहेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। अब आपने चारों तरफ देखा होगा, अपन डेली लाइफ में जब भी अपन घर के बाहर निकलते हैं, घर में भी अगर अपन कोई नोटिस करते हैं, सिचुएशन नोटिस करते हैं, जैसे जब अपने दूध है वो एक रूम टेम्परेचर पे गर्म होता है, जो अपने आयरन रोड है या फिर जो भी लोहे का सामान है वो एक टाइम आता है अगर वो पानी के साथ और ह्यूमिडिटी होती है ना अपने जो उसके साथ अगर एक्सपोज हो गया या फिर घर के बाहर अपन ने पानी के साथ अगर वो मिल गया तो वो जंग लग जाता है उसके अंदर। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो अपने ग्रेप्स होते हैं, जो मैंने लिख रखा हुआ है यहाँ पर, जो अपने ग्रेप्स है, ठीक है, वो थोड़े दिन बाद फर्मेंटेड हो जाते हैं, मतलब ये नहीं कहते खराब हो जाते हैं। क्यों? इसके अलावा अपन खाना बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, जैसे मसाला हो गया, मम्मी ने आपने देखा ही होगा मम्मी खाना बनाते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, मसाला हो गया, सब्जी हो गई, हरा धनिया हो गया, और फिर वो सब मिक्स होके वो कुक कैसे हो जाता है। पहले तो उसका अगर कोई हरी सब्जी है उसके कलर अलग होता है उसका, ठीक है, उसके बाद वो ब्राउन कलर का हो जाता है, तो वो कुक हो कैसे जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं लेकिन नोटिस नहीं करते कि ये चीज़ें वर्क कैसे करी, क्यों वर्क कर रही है और इसके अंदर क्या हो क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो इस वही चीज़ है, वही जो अपन नोटिस कर मतलब देखा होगा लेकिन सोचा नहीं होगा कि क्या करते होगा, जिसने बहुत सारे जनों ने सोचा भी होगा लेकिन फिर उन्होंने रिसर्च नहीं की होगी, तो अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यही जो अपने चीज़ें हो रही हैं, अपन सिचुएशंस हो रही हैं, चल रही हैं कि अंगूर वो ख़राब हो रहे हैं, जंग लग रहा है अपने कहते हैं लोहे में। इसके अलावा है कहते हैं अपन सांस ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, इन सब में एक कॉमन चीज़ आती है, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अपन ने क्लास 9th में पढ़ा था, दो टाइप के चेंजेस पढ़े थे। पहला चेंजेस पढ़ा था अपन ने केमिकल चेंजेस एंड दूसरा पढ़ा था फिजिकल चेंजेस। ये लिखा हुआ मैंने, केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंजेस क्या होते हैं और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, आपको याद हो तो केमिकल चेंजेस वो होते हैं जो अपने जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उसके थ्रू होते हैं। मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो एक मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मैटर में जाके मिल जाएंगे, या फिर कोई भी एक एलिमेंट है कंपाउंड, उसके पार्टिकल्स दूसरे कंपाउंड में जाके मिल जाएंगे, उसको बोलेंगे अपन केमिकल चेंजेस। और फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जो फिजिकली अपन को रिफ्लेक्ट करते हैं। केमिकल में भी अपन फिजिकली बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन फिजिकल में क्या होता है कि रिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, केमिकल चेंजेस होते हैं रिवर्सिबल होता है और फिजिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होता है। मतलब अगर आपने कोई कागज है उसको जला दिया तो वापस वो कागज नहीं बन सकता, बट अगर आप वाटर है, पानी है, उसको आपने बर्फ में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद उसको आपने वेपर में कन्वर्ट कर दिया, तो वापस वो कन्वर्टेबल है। मतलब मैंने कहता है वेपर में कन्वर्ट कर दिया तो अपन वापस वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर सॉलिड में कन्वर्ट किया हुआ है तो उसको अपन वापस से कहते हैं लिक्विड फॉर्म या फिर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो होते केमिकल चेंजेस का जाता है कि ये रिवर्सिबल है, बराबर चलिएगा। ये अपन ने क्लास 9th में पढ़ा था। ठीक है, तो केमिकल चेंजेस के थ्रू कोई भी अपने जो रिएक्शंस होती हैं, जो मैंने अभी बोला था ऊपर की रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लग जाना, इसके अलावा अपने जो दूध है वो गर्म होता है, गर्म होने लग जाता है, तो इसमें सब में रिएक्शंस हो रही होती है। मतलब कि जो भी मैटर्स हैं, जैसे मान लो कि अपने आयरन है वो एक प्रकार का मैटर है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर केमिकली कोई चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो केमिकल चेंजेस को अपन डिफाइन कैसे करेंगे, वो डिफाइन करेंगे अपन रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, जो फिजिकली अपने हो रही होती है अपने डेली लाइफ में, जो अपने फिजिकली फॉर्म में अपन को पता है कि हाँ ये रिएक्शन हो रही है, तो उसमें क्या होता है, अब क्या वो केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है। मैंने बोला था अभी खाना बन जाता है, पकाते हैं तो खाना बन जाता है। इसके अलावा रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, इसके अलावा अपने वाटर है बार बार स्टेट चेंज कर रहा है, उसके अंदर भी केमिकली कोई चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो वो होती है एक तरह, उसको आप रिएक्शंस बोल सकते हो। कोई भी दो आइटम्स हो गए, कोई भी दो
रॉ मटेरियल्स हो गए, कोई दो एलिमेंट्स हो गए, उनको अगर आपस में मिलाओगे केमिकली, चेंजेस अगर दिखेंगे उसको बोलते केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो मैंने वही लिखा हुआ है इसमें, तो अपने एक बार पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं ताकि आपको भी सही रहेगा। In all the above situations, the nature and the identity of initial substance have somewhat changed. We have already learned about physical and chemical changes of matter in our previous classes. Whenever chemical changes occur, we can say that a chemical reaction has taken place. कभी भी chemical change होगा, मैंने बताया था, तो है नहीं कहता अपन को पता चलेगा कि इसका मतलब chemical reaction हो रही है। कोई भी chemical changes दिखेंगे तो you may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction। अब आप सोच रहे हो कि chemical reaction होती क्या है एक्चुअली। मैंने कहा था chemical reaction में मतलब मैंने कहते हैं चेंजेस दिखते हैं, केमिकली चेंजेस दिखते हैं, ठीक है, लेकिन रियल में उसके अंदर हो क्या रहा है, क्या परफॉर्म क्या हो रहा है, वो पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अपन ने यहाँ पर ये फोटो देख रहे हैं, ये जो फोटो है इसके अंदर एक रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। इस फोटो के अंदर अपन ये देख रहे हैं, ये ग्लास लाइटर है, ठीक है, जिसमें अपन कुछ जला रहे हैं। अब जला क्या रहा है, वो जला रहे हैं अपन ये मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम एक टाइप का एलिमेंट होता है, ठीक है, जो अपने क्लास 9 में शायद पढ़ा होगा कि जो अपने आयरन होता है वैसे ही एलिमेंट होता है मैग्नीशियम। ठीक है, उसको आपने देखा नहीं होगा, और बाकी आप 11-12 में लैब में जाओगे तो उसमें देख लोगे। ठीक है, लैब में जाते हो तो उसमें देख सकते हो। तो क्या मैग्नीशियम रिबन है, वो उसको अपन जला रहे हैं, ठीक है, अपने फ्लेम्स के थ्रू, अपने जो ये है गैस एंड टॉर्च है ना, इसके थ्रू उसको जला रहे हैं। तो क्या बन रहा है, आपको एक पाउडर मिल रहा है, ये लिखा हुआ मैग्नीशियम पाउडर ऑक्साइड, ये एक प्रकार का पाउडर मिल रहा है। ठीक है, अब ये पाउडर कैसे बन रहा है, ये जो रिबन है वो स्ट्रिप फॉर्म में, वो मतलब एक लोहे की जो स्ट्रिप होती है अपने पत्ती होती है उस फॉर्म में, और अपन को ये पाउडर मिल रहा है। पाउडर कैसे मिलता है, इसका मतलब यहाँ पर एक रिएक्शन हो रही है। अब इस रिएक्शन मैंने बोला हुआ है कि कोई भी दो चीज़ों के साथ रिएक्शन होगी हमेशा, लेकिन यहाँ पर ये तो एक मैग्नीशियम रिबन ही है, तो अपने जो एटमॉस्फेयर है मतलब आसपास में जो अपने गैसेस हैं, ठीक है, उसके थ्रू इसके साथ रिएक्शन हो रही है। किसके साथ रिएक्शन हो रही है, मैग्नीशियम रिबन के साथ रिएक्शन हो रही है। तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम रिबन मिल रहा है, तो अपन को मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। आपको एक बार ध्यान रखना है बस कि अपने मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन के साथ अपन ने गर्म किया, मतलब मैग्नीशियम रिबन को गर्म किया, तो उसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन मिल रही है और मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का पाउडर बना रहा है। ठीक है, तो यही एक प्रकार की एक रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ, लेकिन यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट मैग्नीशियम रिबन burns with a dazzling white flame, changes into white powder. This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium oxide, magnesium and the oxygen present in the air. मैंने वही बोला था, मैं जो अभी समझाया था, जो मैंने मैग्नीशियम है वो वाइट फ्लेम्स मतलब जल रही है, जला रहे हैं उसमें, ठीक है, वाइट फ्लेम्स के साथ, मतलब एक टाइप की अपने जो आग फायर होती है उसको बोलते हैं फायर। ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और ऑक्सीजन के साथ जल रहा है और अपन को मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, ये अपन को प्रोडक्ट मिल रहा है, लास्ट में ये चीज़ मिल रही है अपन को। ठीक है, तो ये मिल रही है। अब इसके अंदर अपन को पाउडर मिला है, क्या मिला है, पाउडर। तो अब कभी भी अपन को अगर कोई केमिकल रिएक्शन डिफाइन करनी कि हाँ यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो इसका मतलब वो कोई ना कोई अगर लास्ट में जो बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, जैसे हमने जो दो चीज़ें अपन को मिलाते हैं, उसके बाद अपन को तीसरी चीज़ मिलती है, नई चीज़ मिलती है। अगर कोई भी चीज़ बना रहे हैं, जैसे मान सकते हो कि आप नोट्स बना रहे हो, तो नोट्स बनाते मिलाते एक चैप्टर बनता है। वैसे ही अपन कोई भी दो चीज़ अगर उसको आपस में अगर रिएक्ट कराएंगे तो अपन को एक बाय प्रोडक्ट मिलेगा, एक लास्ट का फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। खाना बनाते हैं उसमें भी सब्जी वब्जी डालते हैं, अपन लास्ट में अपन को सब्जी मिलती है ना, मतलब जो हमने वेजिटेबल्स मिक्स किया, जो सब्जी बनाई है, कुक किया है, वो मिलता ही है ना, बाय प्रोडक्ट मिलते ही है। तो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है तो वो कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट देगी। अब वो प्रोडक्ट में क्या होगा, कभी कभी होता है कि प्रोडक्ट सेम टू सेम लगता है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि उसमें कोई ना कोई चेंजेस होते हैं। अब क्या चेंजेस होंगे, चेंज इन स्टेट, या तो वो स्टेट चेंज कर लेगा, चेंज इन कलर,
या फिर कलर चेंज भी मिलेगा आपको, या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस। कभी कभी क्या गैस निकलती है उसके अंदर से, कोई भी दो चीज़ अगर मिला रहे हैं, ठीक है, उसके रिएक्शन करा रहे हैं, तो उसमें क्या है कि एक तो गैस मिल सकती है या फिर चेंज इन टेम्परेचर, उसका जो टेम्परेचर है लास्ट में जाके या तो कम मिलेगा या तो ज़्यादा मिलेगा, चेंजेस जरूर मिलेंगे, भले प्रोडक्ट सेम टू सेम, ठीक है। एज यू ऑब्जर्व दैट चेंजेस अराउंड अस, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. We will study about the various type of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन अकर्स हो रही हैं, जो चेंजेस अकर हो रहे हैं, ये इसमें लिखा हुआ है मैंने, ये चेंजेस अकर हो रहे हैं, तो किस किस केमिकल रिएक्शन में चेंजेस होंगे, किस में नहीं होंगे, ये देखेंगे, ठीक है। अब मैंने कहा कि गैस भी निकलती है, इवोल्यूशन उसमें लिखा हुआ है इवोल्यूशन। तो ये अपने आपको साइड में डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम। इस डायग्राम में क्या है कि जिंक ग्रेन्यूल्स एक टाइप का मेटर है, एलिमेंट है जिंक भी, जैसे मैग्नीशियम है वैसे ही, उसको अपन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड मान सकते हो आप, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड भी हमें H2SO4 उसको बोलते हैं। या अब आगे बढ़ेंगे, जो सल्फ्यूरिक एसिड से है उसको मतलब ये जिंक जो है ग्रेन्यूल्स है, मतलब जो अपने टुकड़े हैं जिंक के, वो सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, H2 है ना, वो रिलीज होगी, ये लिखी हुई H2, इसमें रिलीज हो रही है H2। अब H2O को अगर अपन डिफाइन करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर मोमबत्ती रखेंगे तो यहाँ पर वो अपने पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा, तो अपन को पता चलता है कि हाँ कोई गैस रिलीज होगी। बाकी गैस की कोई अपने कलर नहीं होता है, बहुत सारे गैस का कोई गैस का कलर हो सकता है, बाकी गैस का कलर नहीं होता, ठीक। तो अपन आगे देखेंगे। अब अपन ने कई केमिकल रिएक्शन तो देख ली कि केमिकल रिएक्शन को अपन डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट मिलेगा, स्टेट में चेंज होगा या फिर कलर में चेंज होगा या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस में इवोल्यूशन होगा। तो अब इसको अपन बता देते हैं कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, अपन उसको लिखेंगे, अपन डिफाइन कैसे करेंगे। या तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि कभी भी अपन को जरूरत पड़े तो अपन उसको कहते हैं परफॉर्म करेंगे कि हाँ परफॉर्म की केमिकल रिएक्शन, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को परफॉर्म किया, मैग्नीशियम बनो तो अपन को बाय प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, ठीक है। या तो अपन बार बार परफॉर्म करके डिफाइन करेंगे हाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, या फिर अपन उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। एक इक्वेशन वही होती है जो अपन केमिकल रिएक्शन को रिटर्न फॉर्म में लिख लेते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि हाँ ये मतलब ये केमिकल रिएक्शन है, उसको लिख दिया, ताकि अपन को बार बार वो परफॉर्म ना करना पड़े और अपन डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं अपन, एक्टिविटी कैन बी डिस्क्राइब व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन्स बर्न, जो अपन ने एक्टिविटी देखी थी अपने फर्स्ट में एक्सपेरिमेंट देखा था ना मैग्नीशियम रिबन वाला, वो इट गेट कन्वर्टेड इनटू magnesium oxide. This description of a chemical reaction in a sentenced form is quite longer. It can be written in short form. The simplest way to do this write in a form of body equation. मैंने वही कहा कि अपन अगर कहते हैं या तो हर बार परफॉर्म करेंगे या फिर हम उसको सेंटेंस फॉर्म में लिख लेंगे कि हाँ मैंने मैग्नीशियम लिया है, उसके बाद उसको ऑक्सीजन के साथ किया है, रिएक्ट कराया है, उसके बाद वो प्रोडक्ट मिला है, उसका वो कलर था, तो बहुत डिटेल में हो जाएगा। और अपन को बहुत सारी केमिकल रिएक्शन लिखनी होती है, तो अपन इसको क्या शॉर्ट फॉर्म में केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे, तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कुछ नहीं है केमिकल इक्वेशन वो होती है जो अपन केमिकल रिएक्शन को रिटन फॉर्म में लिख लेते हैं शॉर्ट में, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ अपन ने रिएक्शन कराई है, ठीक है, और अपन को मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है। ठीक है, तो एक बात और ये है कि जो अपने दो जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स मतलब जो कच्चा माल होता है, ठीक है, उसके बाद अपन को एक प्रोडक्ट मिलता है, उसके बाद अपन को फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, दो चीज़ों को पहले स्टार्टिंग में बिना रिएक्ट किए प्योर जो कच्चा माल है उनको अगर रिएक्ट कराएंगे, उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा, तो कच्चे माल को अपन रिएक्टेंट बोलते हैं इस अपने कहते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, कभी भी केमिकल अगर इक्वेशन है, ठीक है, उसमें अगर रिएक्टेंट बोल दिया, इसका मतलब वो बोल रहा है कि कोई भी रॉ मटेरियल है, ठीक है, उसको बोल सकते हो। तो जो रॉ मटेरियल उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जब उनको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसको अपन प्रोडक्ट ही बोलते हैं कि हाँ इन दोनों को मिक्स करके अपन को मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है, तो ये हो जाएगा अपना प्रोडक्ट। ठीक है,
तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अपन इसको डिफाइन करेंगे प्लस के थ्रू कि हाँ ये इसके साथ मिक्स हो रहा है, कि अपने प्लस लग दिया इसका मतलब ये इसके साथ मिक्स हो रहा है, ठीक है। और ये जो एरो है ये डिफाइन करेगा अपने जो फाइनल प्रोडक्ट रिएक्शन की डायरेक्शन बताएगा कि हाँ इस डायरेक्शन में हो रहा है। ये थे रिएक्टेंट, ये बन गए प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो अपने कच्चा माल होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जब अपने लास्ट में जो अपने रिएक्शन हो जाती है उसके बाद जो अपन को फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। फिर इस केस में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिले हैं और अपन को मैग्नीशियम ऑक्साइड लास्ट फाइनल प्रोडक्ट मिला है, ठीक है। तो अपन रीड कर लेते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट, लिखा हुआ है रिएक्टेंट, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्टेंट बोलेंगे। द न्यू सब्सटेंस that is magnesium oxide formed during the chemical reaction as a product, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन है उस प्रोडक्ट उसको बोलेंगे प्रोडक्ट, जो अपना फाइनल जो मिल गया उसको, ठीक है। अब ये हो गया है। अब अपन इसमें किस साइड में क्या चीज़ लिखेंगे और किस साइड में क्या चीज़ लिखेंगे ये देखना है। जैसे अपने रिएक्टेंट आपको पता लग गया कि हाँ दो जो कच्चा माल है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, प्रोडक्ट क्या बोलते हैं जो फाइनल उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। अब इसको लिखेंगे किस साइड, ठीक है। जो रिएक्टेंट है वो हमेशा LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, ये जो चीज़ है ये लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। और जो हमेशा प्रोडक्ट है जो लास्ट में अगर रिएक्शन हो गया उसके बाद परफॉर्म होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसको हमेशा राइट हैंड साइड लिखेंगे। ऐसा इसलिए ताकि ये ना कहते हैं हमेशा कोई भी रिएक्शन लिखे, कोई भी रिएक्शन, कोई भी बंदा, ठीक है, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो भी रिएक्शन लिख रहा है वो इसी मेथड का यूज़ करेगा, ताकि अपन को डिफाइन करने में बहुत जरूरी रहेगा कि हाँ जो मैग्नीशियम है ऑक्साइड है वो इस साइड रहेगा और लेफ्ट साइड रहेगा, और प्रोडक्ट है वो उस राइट हैंड साइड रहेगा, ठीक है। मैंने वही लिखा हुआ। और प्लस डिनोट करता है अपने कहते हैं क्या क्या चीज़ें रिएक्ट कर रही है आपस में, और एरो डिफाइन करता है कि अपने फाइनल प्रोडक्ट मिल क्या रहा है, ठीक है। वो ये लिखा हुआ है इसमें वो पूरा वही लिखा हुआ है कि हाँ रिएक्टेंट किस साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट किस साइड में लिखते हैं। अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंजेस ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। एरो के थ्रू पता चलता है कि हाँ मतलब रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। द रिएक्टेंट आर written to the left side with plus sign between them. Similarly, product are written on the right side with RHS with a plus sign, ठीक है। अगर प्रोडक्ट क्या होता है, कभी कभार प्रोडक्ट अपन को एक नहीं मिलता सिंगल प्रोडक्ट, कभी कभी हमको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, कभी 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। क्यों, अपन ने अगर पहले देखें, पहले अपन ने यहाँ पर ये रिएक्शन देख रखी थी। इस रिएक्शन में क्या हुआ कि अपन को H2 मिल रही थी। अब H2 एक गैस है, H2 के साथ अपन को एक प्रोडक्ट भी मिलेगा, फिजिकल प्रोडक्ट। वैसे ही अपन आगे आगे जो रिएक्शन होगी उसमें है ना कहते हैं H2 दो प्रोडक्ट मिलेंगे, तो उसमें भी अपन RHS में भी उसको प्लस के थ्रू अपन डिफाइन कर देंगे कि हाँ इसके साथ ये मिल रहा है, ठीक है। और एरो तो अपन को पता है कि हाँ किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है। तो आगे बढ़ेंगे अपन राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अभी अपन ने बोला था कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है, ठीक है, अपन लिख के भी बताया। लेकिन जो हमने केमिकल इक्वेशन लिखी थी वो अपन वर्ड फॉर्म लिखी थी। अब क्या करा है कि आपको क्या करेंगे, उसको जो वर्ड फॉर्म है उसको अपन सिंबल में कन्वर्ट कर देंगे ताकि ये और शॉर्ट हो जाए और अपन को डिफाइन करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले जो सिंबल हो जाए Mg, फिर हो जाए O2 और फिर अपन को मिलेगा ये MgO प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। पहले Mg फिर O2 फिर हो जाएगा फाइनल हो जाएगा MgO। तो इसको अपन और सिंबलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये अब सिंबलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट तो कर दिया, ठीक है। अब इसमें अमाउंट भी बताएंगे, जैसे अपन ने बता तो दिया है कि दो चीज़ों की रिएक्शन हो रही है, ठीक है, आपस में। लेकिन इसमें कितना अमाउंट कितना है, जैसे अमाउंट नहीं होता है कि अपने कितना वेटेज उसका, जैसे अपन कोई सामान लेने गए दुकान पे तो अपन ने बोला कि 1 किलो, हमने कहा कि 1 किलो प्याज लिया, 1 लीटर दूध लिया, तो 1 लीटर क्वांटिटी हो गई। वैसे ही रिएक्शन में अपने जो रिएक्टेंट्स हैं, ये जो रिएक्टेंट्स है दोनों, ठीक है, इन दोनों रिएक्टेंट का कितना क्वांटिटी है वो बताने के लिए अपन देखेंगे, इसमें लिखेंगे कि कितने आइटम्स है इसमें। अब एटम्स क्या होते हैं, एटम्स तो सबसे छोटी यूनिट होती है, कोई भी पार्टिकल है उससे सबसे छोटी यूनिट को एटम बोलते हैं, ठीक है।
तो इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब एक एटम है, और इसमें O2 लिखा है, इसमें इसका मतलब 2 एटम। ठीक है, अब ये रिएक्शन हुई है, उसके बाद अपन को मिला MgO। ठीक है, इसका मतलब इसमें भी 1 न 2 3 एटम होंगे इसमें। ठीक है, जो एटम्स है वो हमेशा फिक्स रहेंगे क्वांटिटी में। रिएक्टेंट के जो एटम्स है और प्रोडक्ट के एटम्स है, ये दोनों फिक्स रहेंगे, कभी भी चेंजेस नहीं होंगे। नंबर ऑफ एटम्स मतलब इसमें इतने नंबर है, इसमें इतने नंबर है, तो इसमें भी फिक्स नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे। जो क्वांटिटी होती है 1 किलो, अगर समझो शक्कर है तो 1 किलो अपन ने अगर दूध लिया है, तो ऐसा नहीं है कि 1 किलो शक्कर और 1 किलो गुड़ 1 किलो दूध अपन को 1 किलो ही अपन को मतलब चाय मिली है, ऐसा नहीं हुआ। अपन को 2 किलो उसमें ऐड हो जाएगा, 1 किलो शक्कर और 1 किलो दूध, तो अपन को 2 किलो प्रोडक्ट मिलेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि कभी भी मैटर है न तो बनता है और न ही डिस्ट्रॉय होता है, हमेशा चेंजेस होते हैं उसके अंदर। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है। तो ये लिखा हुआ है, इज देयर एनी शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसियस एंड यूजफुल इफ यू यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ words. A chemical equation represents a chemical reaction. If you recall formula of magnesium, oxygen and magnesium, the above words equation can be written as these. ठीक है, अपन अगर केमिकल इक्वेशन को याद कर लिया तो अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि और छोटा हो जाए। ठीक है, अब अपन देख लिया कि जो मास होता है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो हमेशा कन्वर्ट होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। मास मतलब जो भी अपनी क्वांटिटी है वो हमें कभी भी ऐसा नहीं है कि 2 क्वांटिटी मिला तो तीसरी ज़्यादा मिल गई या तो कम मिलेगी, वो हमेशा उसी फॉर्म में रहेगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को बोलते हैं अपन स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जब भी जो एलिमेंट है उसके जो नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट के, वो सेम टू सेम प्रोडक्ट के भी जो नंबर ऑफ एटम है के सेम रहेंगे, तो उसको बोलेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और अगर नंबर ऑफ एटम्स चेंजेस है दोनों में, ठीक है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और स्केलेटल इक्वेशन ये उसको बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, काउंट एंड कंपेयर द एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन विच LHS and RHS of the arrow is the number of atoms each element on the same both on side. If yes, then the equation is balanced. If not, then the equation is unbalanced. The mass is not same on both sides of the equation. Such chemical equation is a skeletal chemical equation for a reaction. वही मैंने बोला था ना अभी कि जो हमने केमिकल जो Mg है उसके जो एटम्स है और O2 के जो है दोनों के एटम्स मिलाएंगे तो प्रोडक्ट में भी सेम नंबर ऑफ एटम ही रहेंगे, चेंज होंगे, उसको बोलेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, उसको बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी अपन पढ़ा था स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो वैसे ही अपन इसमें भी पढ़ लेंगे। ठीक है, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन अपन डिफाइन करेंगे कि अब बैलेंस बता तो बोलते थे बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब नंबर ऑफ एटम्स कि इस साइड और इस साइड दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, अब होता है क्या है वो देखेंगे। तो रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडी इन क्लास 9। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल इक्वेशन रिएक्शन। मतलब मास कभी बनता नहीं है और नहीं डिस्ट्रॉय होता है। दैट इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट। टोटल मास है रिएक्टेंट में जो मास रहेगा वो का वो प्रोडक्ट में भी मास रहेगा, चेंज नहीं होगा। जितना सामान लिया है उतना ही बाहर निकलेगा, ऐसा। ठीक है, ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो अपने केमिकल रिएक्शंस हैं वो सेम रहेगी। तो ये केमिकल रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है कि अपने केमिकल रिएक्शन तो लिख दी है कि जिंक सल्फेट है उसको सल्फरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो अपन को ये प्रोडक्ट मिल रहा है और ये मिल रहा है, ये प्रोडक्ट मिल रहा है, ये। ठीक है, अब इसमें क्या है कि है ना कहते हैं Zn है और ये H2SO4 है और अपन को ZnSO4 और H2 मिल रहा है। ठीक है, तो Zn है, ठीक है,
Zn है, इसमें एक एटम है, H2 है, इसमें 2 एटम है, SO4 में इसमें एक 5 एटम है। अब इधर आप देखेंगे तो इसमें Zn के अंदर एक एटम ही है, SO4 के अंदर भी 5 एटम ही है और H2 के अंदर भी 2 एटम है। इसका मतलब ये है एक बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। तो बैलेंस इक्वेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं, तो अपन को कभी कभार ऐसे अपन ने इक्वेशन तो लिख ली, उसका नंबर ऑफ एटम्स भी सेम करने पड़ेंगे। तो उसको अपन कैसे करेंगे, उसके लिए अपन लिखेंगे, ठीक है। तो स्टेप वाइज अपन देख लेंगे कि अपन कोई भी इक्वेशन उसको बैलेंस कैसे बनाना है। तो सबसे पहले अपन देख लेंगे कि जब ने जो भी रिएक्टेंट है उसको देख लेंगे और प्रोडक्ट उसको देख लेंगे। इनके नंबर ऑफ एटम्स और इनके नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग है, ठीक है। जैसे Fe है, इसके अंदर एक एटम है, Fe है, इसके अंदर ये 3 एटम लिखे हुए हैं, ठीक है। O है, उसके ये है 4 एटम और H है, इसके है ये 2 एटम। इसमें रिएक्टेंट में 2 एटम ही है H2 के, ठीक है। ऑक्सीजन के एक एटम इधर और इधर 4 है। इसका मतलब ये क्या, अनबैलेंस इक्वेशन है। अनबैलेंस इक्वेशन तब इसको अपन को बैलेंस करना जरूरी है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे अपन, वो देख लेते हैं। बैलेंस करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हाँ ये अनबैलेंस है या नहीं, हाँ है अनबैलेंस, ठीक है, अपन लिख लेंगे। उसके बाद चेक करेंगे किस साइड कौन से एटम है, किस साइड कौन से एटम है, काउंट द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। तो Fe के अपन देख लेंगे एलिमेंट, एक एलिमेंट है और लेफ्ट हैंड साइड एक एलिमेंट है, राइट हैंड साइड 3 एलिमेंट है। वैसे ही H के इस साइड 2 है तो राइट हैंड साइड भी 2 है, और O2 में भी अगर एक एलिमेंट इधर तो राइट हैंड साइड 4 एलिमेंट है, 4 एटम्स हैं, ठीक है। देख लिया अपन ने, लिख लिया कि हाँ इस साइड इतने, इस साइड इतने। अब उनको बैलेंस करना है, तो बैलेंस के लिए क्या करेंगे, अपन को पता है कि हाँ Fe के अपने राइट हैंड साइड प्रोडक्ट में 3 है एटम्स, तो लेफ्ट साइड भी अपन आगे 3 लिख देंगे। जो बैलेंस इक्वेशन है उसके आगे, पीछे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर इस साइड नहीं लिखेंगे, ठीक है। अपन आगे लिखेंगे, ये जो लिखा हुआ है ना ये आगे, इसमें नहीं लिखा हुआ, ये है ना इसमें नहीं लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ, तो अपन आगे लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि अपन राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट में 3 मिल रहा है तो आगे भी 3 लिख देंगे। और फिर जो H2 है, H2 के अंदर 2 ही है, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अपन को फिर O4 है, उसके अंदर चेंज करने पड़ेंगे। तो O4 में क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या देखेंगे, H2 है, इसमें लिखा हुआ है H2 सेम है, ठीक है, तो अपन को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर अपन देखेंगे O4 है तो अब इंटू कर देंगे, 4 से इंटू कर देंगे। जो H2 है उसके लिए भी आगे 4 से इंटू कर देंगे और इधर भी 4 से इंटू कर देंगे, ठीक है। वैसे ही इसमें भी 4 से इंटू कर देंगे और इसमें भी 4 से इंटू कर देंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है। ओके, और ये अपन को लास्ट फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। तो क्या किया अपन, इंटू कर लिया है। स्टार्टिंग में आयरन है उसको इंटू किया है, आयरन जो अपने एलिमेंट है उसको इंटू किया, फिर ऑक्सीजन को इंटू किया और फिर अपन को H2 को इंटू किया। तो ये हो जाएगी अपने फाइनल इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था अपने अपनी केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन, ये था क्लास फर्स्ट पार्ट। अपन सेकंड पार्ट देखेंगे, उसमें अपन पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो थैंक यू, आपको अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद।